लर्नर्स, तो हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च की कि बेसिकली रिसर्च होता क्या है। कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है कि व्हाट इज रिसर्च, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टाइप्स मैंने बताने के बाद में फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च इन डिटेल डिस्कस किया है। तो आप उसको ये वीडियो वहां से भी देख सकते हो। तो रिसर्च क्या है? पोज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक समस्या आपके दिमाग में आती है, उस समस्या को समाधान करने के लिए आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और जब आपके पास डेटा आ जाता है तो आप क्या कर देते हैं? आंसर कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम का। यही होती है आपकी रिसर्च। रिसर्च क्या है? सावधानी पूर्वक की गई एक प्रक्रिया है ना। फिर हमने आपसे बात की थी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च है। टाइप्स में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, मेथड्स के आधार पर और अप्रोचेस के आधार पर। ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर फंडामेंटल यानी मौलिक रिसर्च, ऐसी रिसर्च जिसमें आप थ्योरी को जनरेट करते हो, जिन चीजों को आप जनरलाइज कर सकते हो, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। फिर आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च, जो नॉलेज आपने यहाँ से गेन किया है उसको आप अप्लाई करोगे, उस थ्योरी का एप्लीकेशन यहाँ पर होता है, इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है। और फिर होती है एक्शन रिसर्च, यानी कि ऐसी रिसर्च जिसमें आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हो, सॉल्व करते हो, इमीडिएट सॉल्यूशन खोज लेते हो, इमीडिएट एप्लीकेशन होता है इनका, इनकी भी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है। ये साइक्लिक रिसर्च होती है, प्लान करते हैं आप चीजों को, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। और मेथड्स की बात मैं कर लेती हूँ, आज मैं इनको इन डिटेल डिस्कस करूंगी। इसमें डिस्क्रिप्टिव है आपका, हिस्टोरिकल है और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। फिर अगर बात करें अप्रोचेस के आधार पर तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। आज ये मैराथन है तो इसलिए हम इन शॉर्ट सारी चीजें डिस्कस करेंगे और बाकी आपके पास इन डिटेल वीडियोस भी आते रहेंगे सो दैट आप वहां से भी सीखते रहें। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेथड्स के आधार पर रिसर्च के टाइप की। आज हम अपनी दूसरी मैराथन की बात करेंगे जो कि होगी रिसर्च पे, क्योंकि हम अपनी विजय मैराथन सीरीज में, मैंने आपसे पहले कहा था हम 10 यूनिट्स को 10 मैराथन्स में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक मैराथन पहले ही डाल दी है, दैट इज रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपकी पहली यूनिट है। आज हम रिसर्च की बात करेंगे जिसमें पहले हम समझेंगे कि रिसर्च क्या है, उसके चरण क्या है और कौन से टाइप्स होते हैं रिसर्च के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने बात कर ली आपके साथ में कि ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर रिसर्च कितने टाइप की होती है, यानी कि फंडामेंटल हो गई और अप्लाइड हो गई और आपकी हो गई एक्शन रिसर्च। अब हम बात करेंगे मेथड्स के आधार पर रिसर्च के टाइप्स। मेथड्स यानी विधियों के आधार पर। ठीक है। तो पहली आपकी रिसर्च आएगी इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल मतलब जो ऐतिहासिक अनुसंधान है ना। अब पहली बात तो ये कि हिस्ट्री क्या है, तो आपने अतीत की घटनाओं का वर्णन करना इतिहास है और हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, एक पैटर्न में चलती है। आपने देखा होगा एक घटनाक्रम के बाद ही दूसरा घटनाक्रम आता है, मतलब चीजें एक पैटर्न में हुई हैं। जो यहाँ इंडिया लेवल पे हुई है वो वर्ल्ड लेवल पे भी कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हुई हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है ना वो किस लिए होती है? वो हमें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में बताती है कि पास्ट में जो चीजें थी ना उनको आप क्या करोगे, उनको एनालाइज करते हो इस टाइप की रिसर्च में और उसके बाद में क्या करते हो, प्रेजेंट में उनका रेलेवेंस देखते हुए आप कंक्लूजन निकाल देते हो, है ना। अतीत की घटनाओं को आपने स्टडी किया और उसका कंक्लूजन आपने प्रेजेंट में निकाल दिया, ये होती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे अगर मैं एक हिस्टोरिकल रिसर्च करना चाहूँ कि कैसे कैसे लोगों के सोच में बदलाव आया, है ना, रिलीजन के प्रति, धर्मों के प्रति, तो आप बहुत पास्ट से शुरू करेंगे, पिछली चीजों को आप पढ़ते हुए और फिर आगे के प्रेजेंट में उसका रेलेवेंस बताते हुए उन चीजों को कंक्लूड कर देंगे। यानी कि ये अतीत के तथ्यों की बात करती है। ये नेचर में कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च नेचर में क्वालिटेटिव होती है, यानी कि गुणात्मक होती है।
और अगर मैं कहूँ तो इसमें रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं बनते, रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं। आपके मन में सवाल होते हैं ना कोई भी अपनी हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड, तो आप उसके सवाल बनाते हो, रिसर्च के प्रश्न बनाते हो, उन प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढते हो। महात्मा गांधी जी यहाँ क्यों आए इंडिया में, उनके आने के पीछे क्या उद्देश्य था, उनके आंदोलनों में और जो भारतीय लोग थे उनकी क्या भूमिका रही होगी। तो ये सारी चीजों अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। अब मैंने बताया था इसके बाद कि जो आपका दूसरा मेथड्स के आधार पर रिसर्च है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दूसरा आपका जो रिसर्च है उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक। मतलब अगर आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ना, ये प्रेजेंट की चीजों को डिस्क्राइब यानी वर्णन करने का काम करती है। जैसे अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि आप अपना डिस्क्रिप्शन मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो आप जो कुछ भी बताएंगे वो आप प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट फेनोमेना की बात करेंगे, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, है ना। ये क्या बात करती है, प्रेजेंट स्टेटस की बात करती है। तो अगर आप प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, करंट की बात करती है। ये वर्ड जैसे क्वेश्चंस का आंसर करती है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है प्लस क्वालिटेटिव भी, डिपेंड करता है आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, तो ये क्या जैसे क्वेश्चन का आंसर देती है मैंने बताया। अगर मैं अभी कहूँ कि इस बोर्ड के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दीजिए तो यू कैन डिस्क्राइब। तो एक तो ये चीज, दूसरा इस जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल्स पे, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे गुण या विशेषताएं जिनको आप अपनी रिसर्च प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं यानी कि बदल सकते हैं। इसका मैं अलग से टॉपिक लाऊंगी कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं इन डिटेल। तो इस जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है रिसर्चर का। ये केवल और केवल क्या करती है, वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने का काम करती है, केवल ये डिस्क्रिप्शन देगी चीजों का, उसके अलावा ये कुछ नहीं करती है। तो ये आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के भी पार्ट आपको बताए थे और मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पहली हमने बात की थी वो होती है आपकी सर्वे यानी सर्वेक्षण। पहली सर्वे, सर्वे यानी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण जो होता है ना वो आपका क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिसर्च। सर्वेक्षण मतलब आप देखते हो कई बार यूट्यूब पे भी सर्वे आता है तो आप उसको फिल करते हो। सर्वेक्षण आप लोगों से जा जाके कुछ क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली को फिल करा रहे हैं। कभी आपके पास मेल पे कोई सर्वे आता है, कभी कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनगणना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे मेथड। तो सर्वे जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं और सर्वे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, पब्लिक ओपिनियन सर्वे, मेल सर्वे, टेलीफोनिक सर्वे, उसके अलावा आपका जो है गूगल फॉर्म्स जो आप फिल करते हैं वो सारे सर्वे की ही एग्जाम्पल है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक सर्वे आ गया, तो सर्वे को आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव। उसके अलावा अगर हम दूसरा इसमें बात करें तो बताया था मैंने कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कोरिलेशन में अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ना कोरिलेशन यानी सहसंबंध, इसमें क्या होता है दो चरों यानी दो वेरिएबल्स के बीच में ये क्या बताते हैं, केवल बताते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, कोई रिश्ता है या नहीं है। केवल ये क्या करते हैं बिटवीन रिलेशनशिप बताते हैं यानी कि रिलेशन बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चरों के बीच में ये
रिश्ता बताते हैं कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा भी है या नहीं कर रहा है। सह संबंध, सह मतलब साथ के साथ, संबंध मतलब रिलेशन। तो ये था आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन को थोड़ा और समझ लेते हैं। ये मत भूलिएगा कि कोरिलेशन क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है, यानी एक टाइप है। तो कोरिलेशन की हम बात कर रहे थे, यानी कि सह संबंध की हम बात कर रहे थे। तो इसमें पहला होता है पॉजिटिव, यानी सकारात्मक। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है भाई? जैसे अगर हम सह संबंध देखना चाहें किसी बच्चे के एग्जाम स्कोर्स और जितने घंटे वो पढ़ता है उनके बीच में, तो अगर एग्जाम स्कोर्स, अगर जो है स्टडी आवर्स बढ़ेंगे, मतलब उसके पढ़ाई के घंटे बढ़ रहे हैं और उन पढ़ाई के घंटों के बढ़ने की वजह से उसका एग्जाम में स्कोर भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें ऊपर की तरफ है, यानी कि दोनों चीजें बढ़ रही है, तो होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, सकारात्मक सहसंबंध। ठीक है। फिर दूसरा अगर मैं कहूं नेगेटिव कोरिलेशन, यानी नकारात्मक सहसंबंध, तो इसमें क्या आएगा? रेन के बढ़ने से, बारिश जब ज्यादा हुई ना, तो बारिश के बढ़ने से क्या हुआ, जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो मतलब बारिश बढ़ी तो फसल पे असर पड़ गया कि फसल कम हो गई, तो ये हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो गया, जिसका प्रभाव आप जिस पर देखते हैं, इसका प्रभाव आप इस पर देख रहे हैं, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि निर्भर चर है। ये मैं यही बता रही हूँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, निर्भर चर है, क्योंकि इस पे चीजें ये निर्भर हो रहा है स्टडी आवर्स में। भाई अगर इसको आप कम ज्यादा करोगे तो उसका इफेक्ट आपको उसको देखने को मिलेगा, यानी ये है इफेक्ट। और उसका कारण क्या है? आईवी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर। ये क्या है? कॉज। ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर एक स्टेज ऐसी आ जाती है, तीसरा वाला कोरिलेशन बताइए, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। मतलब आपने स्टडी आवर्स जो हैं वो बढ़ाए, तब भी क्या हुआ? एग्जाम स्कोर्स ना ही तो बढ़े और ना ही तो घटे, चाहे आप इसको बढ़ाओ चाहे इसको घटाओ, मतलब नो इफेक्ट। जब कोई भी इफेक्ट नहीं आया, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं आया, तो वहां पर हो गया आपका जीरो कोरिलेशन, यानी कि शून्य सहसंबंध। आई होप आपको कोरिलेशन और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ में आई हो। अभी इसका एक और तीसरा टाइप है, उसका नाम है, इसी मतलब डिस्क्रिप्टिव में तीसरा टाइप है, वो है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट। है ना? मतलब घटना के हो जाने के बाद, जैसे मर्डर के बाद ही तो सीआईडी वाले वहां पहुंचते हैं ना, दया पहुंचते हैं कैसे मर्डर हुआ होगा। तो आप उन चीजों को बदल नहीं सकते, कैन नॉट चेंज एनीथिंग। केवल आप क्या कर सकते हैं? इसका कॉज बता सकते हैं कि क्या कारण है, इसके पीछे के फैक्टर्स बता सकते हैं आप, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया सीआईडी का एपिसोड है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किसी का हो जाने के बाद जब आप उसकी जांच करें, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में ही आपका आएगा। इसको पोस्ट हॉक फैलेसी भी बोलते हैं, पोस्ट हॉक फैलेसी। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक तो हिस्टोरिकल और दूसरा मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मैंने बताया आपको पहले सर्वे यानी सर्वेक्षण, दूसरा मैंने आपको बताया
कोरिलेशन यानी सहसंबंध, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के सहसंबंध बताए, और उसके बाद में मैंने आपको तीसरा इसी में बताया दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो, घटना के हो जाने के बाद की जो रिसर्च हम करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में और हिस्टोरिकल रिसर्च में ये डिफरेंस है कि ये तथ्य के बाद आप इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में भी नहीं कर सकते हैं। इसको केवल आप इसके कारण जान सकते हैं चीज के, कि क्या जो घटना हो उसके क्या कारण थे, है ना। पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस आप नहीं दे सकते। हिस्टोरिकल रिसर्च करके आप फ्यूचर के लिए भी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और इसमें सर्वे में 2 तरीके की चीजें और पूछी जाती हैं। एक चीज और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, यानी खोज परख। एक होती है एक्सप्लोरेटरी, एक होती है एनालिटिकल, और एक होती है डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप तब करते हो जब आपकी समस्या स्पष्ट नहीं होती। जैसे किसी मॉल में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एकदम से सेल्स डाउन हो जाए, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेल्स के डाउन होने के क्या रीजंस है, तो आप करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव। वैसे तो ये दोनों ही हो सकती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये भी सेम है। एक्सप्लेनेटरी जब आपके पास समस्या स्पष्ट होती है तब आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं, मतलब आपको कारण पता है, आपको केवल उन पर काम करना है। और जब आपको कोई करंट की चीज को डिस्क्राइब करना होता है, कोई करंट की फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होता है, तो ये क्या करते हैं आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। और जब आपको किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप बताएंगे कि इस व्हाइट बोर्ड की क्या विशेषता है, यहाँ पर बताएंगे कि इस व्हाइट बोर्ड की विशेषताएं क्यों है। जब यहाँ पे क्यों जैसी चीजों का आंसर करने लगे तो वो विश्लेषणात्मक रिसर्च में आएगा। बात करेंगे कुछ सर्वे रिसर्चेस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। उसमें पहला है आपका क्रॉस सेक्शनल। ये कब होती है, जब आप अलग अलग सैंपल से एक ही टाइम पे डेटा लेते हो। मान लो आपको बहुत सारे बच्चों के एटीट्यूड्स जानने हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की। करंट में जो अपने यहाँ देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, उसके बारे में अगर आपको बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करोगे। मतलब सैंपल तो सेम ही है, पॉपुलेशन तो आप सेम ही चुनोगे एक जैसी, पर डिफरेंट टाइम पे आप डेटा लोगे, है ना। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा बार अलग अलग तरीकों से। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बचपन से 55 तक आपका सैंपल सेम है, सेम टाइम पे आप एक लंबी स्टडी कर रहे हो, जैसे प्याजे ने करी, अपने बच्चों पे की थी ना, एग्जाम्पल है प्याजे, यानी कि सेम सैंपल और टाइम भी सेम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपके हो गए लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। फिर अगर हम बात करें ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड स्टडीज की, तो वो क्या होती है, जैसे मैं लोगों के व्यू लूं, है ना, एक विशेष आबादी के मैं व्यू लूं। कैसे, मैंने सन 2000 में कुछ लोगों के व्यू ले लिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, फिर मैंने उन्हीं लोगों को पकड़ा और 2010 में उनसे सेम क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने उनको पकड़ा 2020 में उनसे सेम क्वेश्चन पूछा। तो एक ही विशेष आबादी वाले समूह पर जब आप एक पर्टिकुलर टाइम अंतराल के बाद में एक रिसर्च कंडक्ट करते हो, फिर उनके रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हो, तो आप ट्रेंड जानना चाहते हो कि क्या चेंज आया है कुछ ट्रेंड में, तो वो होती है ट्रेंड स्टडीज या ट्रेंड एनालिसिस। फिर आपका है अगला कोहॉर्ट स्टडीज। ये क्या होती है, जैसे मुझे ना स्टडी करना है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर का खतरा कितना होता है, तो मैं 2 ग्रुप लूंगी। एक लूंगी जो स्मोक करने वालों का ग्रुप होगा, एक होंगे जो नॉन स्मोकर्स होंगे। फिर मैं देखूंगी दोनों के रिजल्ट बाद में कि
किसमें लंग कैंसर का खतरा ज्यादा है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। तो ये होती कोहर्ट स्टडी, विशेष तरीके के समूह में आप जब तुलना करते हैं 2-3 समूहों के बीच में। फिर एक आपका होता है इसके अलावा पैनल स्टडीज। पैनल मतलब जब आप समूह में चर्चा करते हैं किसी चीज की, है ना, तो वो आपकी आती है पैनल स्टडीज में। तो ये आपकी कुछ सर्वे में ही कुछ टाइप ऑफ रिसर्चेस थे जो पूछे जाते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आप एक ही व्यक्ति को बार बार अध्ययन करते हो और उसमें जो क्रॉस सेक्शन होती है उसमें व्यक्ति बदलते जाते हैं, अलग अलग टाइम पे आप उससे वो लेते हो। अच्छा, जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है ना, इसको आप कॉजल कंपैरेटिव भी बोलते हैं, कॉजल कंपैरेटिव। इसमें आप ना कॉजल इफेक्ट की तो बात करते हैं, कारण और प्रभाव की बात आप करते हैं, बस मैनिपुलेशन की बात नहीं होती है, क्योंकि आप चीजों को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का मर्डर हो गया है उसमें आप क्या बदलाव करेंगे, है ना, आफ्टर द फैक्ट। तो इसलिए इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अलावा इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, मतलब पीछे की ओर चलने वाली, है ना, और इंट्रोस्पेक्टिव इज आगे की ओर चलने वाली। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब इसका जो तीसरा टाइप है वो है आपका, क्या है बताइए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। थर्ड टाइप है, मतलब मेथड्स के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो इक्वेट करते हैं आप ग्रुप्स को, कुछ करते हैं इसकी, फिर इसमें रैंडमाइजेशन होता है, मतलब हर एक के आने का चांस इक्वल रहता है। फिर आप क्या करते हो, इस तरीके की रिसर्च पे कॉज एंड इफेक्ट देखते हो ना, तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट देखते हो आप, और क्या देखते हैं, इसमें आप चीजों को मैनिपुलेट करते हो, और मैनिपुलेशन किसमें नहीं होता, कॉजल कंपैरेटिव में मैनिपुलेशन नहीं होता, ये मैनिपुलेटिव होती है, फुल कंट्रोल रहता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें प्री टेस्ट लेते हो आप, पूर्व परीक्षण लेते हो, फिर पोस्ट परीक्षण लेते हो, है ना। मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता ही दिया है कि जिसका असर हम देखते हैं, जिसका असर देखते हैं वो कॉज यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पर देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान, और इसमें आप क्या करते हो, ये 3 तरीके की होती है, मैं बताती हूँ इनके बारे में भी आपको। ये 3 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल यानी पूर्व प्रयोगात्मक, दूसरी होती है आपकी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल यानी कि फर्जी वाली होती है, एक्सपेरिमेंटल जैसी दिखती है पर एक्सपेरिमेंटल जैसे इसमें कुछ नहीं होता, और तीसरी होती है आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो आपकी प्योर साइंसेज में यूज होती है। ये 3 तरीके की आपकी हो गई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अब हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम जानते हैं, बात कर रहे थे प्री एक्सपेरिमेंटल की, है ना। तो प्री एक्सपेरिमेंटल में पहला है आपका वन शॉट केस स्टडी, मतलब इसमें एक ग्रुप है, उस एक ग्रुप को ही आप दे रहे हैं ट्रीटमेंट यानी उपचार, और फिर उसका टेस्ट लेके परीक्षण लेके बता रहे हैं कि क्या असर हुआ है ना। इसमें आप ये नहीं बता सकते कि जो बदलाव आया है वो परीक्षण की वजह से यानी ट्रीटमेंट की वजह से आया है या नहीं आया है। एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक ट्रीटमेंट यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको आप उपचार देते हैं, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप जिसको आप कोई उपचार नहीं देते हैं। चूंकि प्री एक्सपेरिमेंटल में पहला था वन शॉट केस स्टडीज में एक ही ग्रुप है, दूसरा है आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, देखिए वन ग्रुप है और आप उस ग्रुप में क्या कर रहे हैं, पहले आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया,
मतलब कोई उपचार नहीं दिया, और आपने उसका एक टेस्ट ले लिया, दैट इज कॉल्ड प्री टेस्ट, पूर्व परीक्षण। और फिर आपने क्या किया, उसको उपचार देने के बाद एक परीक्षण ले लिया, फिर आपने दोनों की तुलना कर दी कि भैया जो इसमें बदलाव आए हैं वो ट्रीटमेंट की वजह से आए। लाइक अगर मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने रैंडमली असाइन करके 2 ग्रुप्स बना दिए, एक ग्रुप बना दिया कंट्रोल ग्रुप और एक ग्रुप बना दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया, और जो दूसरा वाला ग्रुप था यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप था उसको मैंने कोई भी नहीं, जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से, उस मेथड से ही पढ़ाया। फिर मैंने क्या किया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था ना, उस मैंने पहले ही दोनों का टेस्ट प्री टेस्ट ले लिया था। फिर मैंने उन लोगों को जब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया तो मैंने उनका पोस्ट टेस्ट ले लिया। तब अगर उनकी लर्निंग में या चीज़ों में सुधार आया तो मैं कह सकती हूँ कि इसमें जो चेंज आया है वो ट्रीटमेंट की वजह से आया है। फिर तीसरा है आपका स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, अब इसमें आप क्या करेंगे पता है, इसमें भी आप 2 ग्रुप बनाओगे, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, लेकिन आप इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं लोगे, केवल पोस्ट टेस्ट लोगे। मतलब पहले आपने 2 ग्रुप बना लिए और आपने कोई भी प्री टेस्ट यानी पूर्व परीक्षण नहीं लिया है। बाद में आपने, जैसे आपने स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाया एक ग्रुप को, बाद में आपने दोनों का क्या कर लिया, पश्च परीक्षण यानी पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो ये आप कहते हैं एक्सपेरिमेंटल के 3 टाइप, यानी कि 1 शॉट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, और अगला था आपका स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल की। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान। अब देखिए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, तो पहली चीजें तो फर्जी होती हैं, एक्सपेरिमेंटल की जैसे दिखती है पर होती नहीं है, और इसमें कोई भी तरीके का रैंडमाइजेशन नहीं होता। ठीक है, रैंडम नहीं होती है, रैंडमाइजेशन नहीं होता किसी तरीके का। और उसके अलावा इसमें जो टाइप है वो पहला है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, तो इसमें नंबर भी इक्वल नहीं रहता है। और आप क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप की प्रेजेंस में चीजों को देखते हैं, कंट्रोल करके कंट्रोल ग्रुप को कि क्या इफेक्ट कुछ बदल रहा है ट्रीटमेंट की वजह से कि नहीं बदल रहा है। टाइम सीरीज, अलग अलग टाइम पे आप डेटा लेते हैं कि टाइम के साथ कुछ बदलाव आ रहा है। फैक्टोरियल डिजाइन, एक फैक्टर के 2 से 3 फैक्टर्स लेना, जैसे ये 2/2 की भी होती है, 3/2 की भी होती है, 3/3 का भी होता है। तो इस तरीके से जैसे 2 कारक हैं उनके 2-2, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मेंटल स्ट्रेस लिया है तो उसके भी आपने 2 कारक, और हैप्पीनेस के भी आपने 2 कारक, तो ये 2 और इनके 2-2 कारक, ठीक है। फिर आती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जो प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इनमें सारी एक्सपेरिमेंटल की शर्तें लागू होती है। रैंडम असाइनमेंट होना, कंट्रोल ग्रुप होना, ट्रीटमेंट ग्रुप होना, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, सारी चीजें इक्वेट करना ग्रुप को, होमोजीनियस पॉपुलेशन होना, ये सारी चीजें। तो इसमें पहला प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, पहले दोनों का प्री टेस्ट लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट देते हैं और फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं, पता चल जाता है कि प्रभाव क्या आ रहा है। फिर पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, कोई प्री टेस्ट नहीं देते हैं, केवल पोस्ट टेस्ट लेते हैं, जान जाते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, 2 को प्री टेस्ट देंगे, 2 को पोस्ट टेस्ट देंगे और फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि मेथड्स के आधार पर रिसर्च कितने 3 प्रकार की। पहला हिस्टोरिकल, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको सर्वे बताया, एक मैंने बताया आपको उसके अलावा सर्वे के अलावा मैंने आपको बताया एक्सपोज्ड फैक्टर कोरिलेशन, 3 बताए। और मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की भी बात की आपसे, और कोहॉर्ट स्टडी, पैनल स्टडी, और इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस, और कॉजल कंपैरेटिव इज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। और जो इसके मेथड्स होते हैं ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, उसमें ऑब्जर्वेशन, सर्वे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों, और उसके अलावा जो आपका है वो केस स्टडी क्वालिटेटिव होती है नेचर में, केस स्टडी है वो क्वालिटेटिव होती है नेचर में, क्योंकि आप इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर केस के बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हो। तो ये आपकी थी मेथड्स के आधार पर रिसर्च के टाइप। अब हम बात करेंगे अप्रोचेज यानी दृष्टिकोण के आधार पर रिसर्च के टाइप, है ना। अप्रोचेस के आधार पर रिसर्च के टाइप तो हमने आपको बताया था। इसके पहले अभी हमने एक क्लास ली थी ना, उसमें मैंने केवल फंडामेंटल एक्शन और अप्लाइड रिसर्च को इन डिटेल डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने बताया था क्वांटिटेटिव
क्वालिटेटिव, और एक मैंने बताया आपको मिक्स्ड मेथड, इसमें दोनों का यूज होता है। क्वांटिटेटिव में आप मात्रात्मक रिसर्च करते हैं, मात्रा देखते हैं, इसमें आप गुण देखते हैं और ये मिश्रित होती है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है, और अगर क्वालिटेटिव की बात करूं तो एथनोग्राफी, किसी एक कल्चर को स्टडी करना है, इस एथनोग्राफी। फेनोमेनोलॉजी, किसी समाज संस्कृति को स्टडी करना, फेनोमेनोलॉजी मतलब किसी एक घटना को स्टडी करना, इस फेनोमेनोलॉजी। ग्राउंडेड थ्योरी, कोई थ्योरी को जनरेट करना, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। नैरेटिव स्टडीज जब आप करते हो, जब आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, कोई देखी गई चीज, कोई सुनी गई चीज या कोई लिखित चीज का जब आप एनालिसिस करते हो तो वो कंटेंट एनालिसिस है ना। तो ये सारी रिसर्चेज आपकी क्वालिटेटिव में आती है। मिक्स्ड में जैसे इसमें एक केस स्टडी भी आपका आएगा, है ना, जिसमें आप क्वालिटी की बात करते हो। और मिक्स्ड मेथड में जैसे कि आपका देख लीजिए, आप सर्वे हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो गई, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होती है। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब आगे मैं बात करूंगी आपसे वेरिएबल्स के बारे में, है ना, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन नहीं, उसके पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन और सैम्पलिंग की, है ना। तो पॉपुलेशन और सैंपल सुना होगा, जनसंख्या और नमूना या प्रतिदर्श। तो ये बड़ा सा है जो ये है पॉपुलेशन, है ना। इसमें जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कुछ चीजों को आपने अलग कर लिया, वो है आपका सैंपल। ठीक है, मतलब आप 10वीं क्लास के बच्चों पे काम करना चाहते थे तो 10वीं क्लास के बच्चे हैं आपकी पॉपुलेशन, किस बोर्ड के, यूपी बोर्ड के। ठीक है, और उसमें से जब आपने कुछ बच्चों का सैंपल ले लिया, मतलब कुछ बच्चे उसमें से अलग कर लिए, तो वो आपके सैंपल हो गए। सैंपल जो होता है ना, वो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पर आपने 10th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चे लिए और सैंपल आप 12वीं क्लास का ले रहे हो, है ना। जितना बड़ा सैंपल होगा एरर उतनी ही कम होगी, इसीलिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपका सैंपल होना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपकी सैंपल का, वो पॉपुलेशन का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, है ना। और हमेशा नंबर में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर उतनी कम एरर। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखेंगे, क्योंकि हमने सैंपल की बात की है अभी, तो अब हम सैंपलिंग टेक्निक्स देखेंगे, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम वही बात करेंगे कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम सैंपल को चुनते हैं, और सैंपल को चुनने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स लगाते हैं कि किस तरीके से हम अपने सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। तो सैंपलिंग टेक्निक आपकी 2 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता और नॉन प्रायिकता या अप्रायिकता वाली। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसमें हर एक व्यक्ति के चुने जाने का अवसर समान होता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। तो पहला तो यही डिफरेंस है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पहला टाइप है सिंपल रैंडम, मतलब लॉटरी मेथड से चिट उठा के आपने सेलेक्ट कर लिया कि चिट के हिसाब से जो लोग आएंगे उनको मैं सेलेक्ट करूंगी। स्ट्रैटिफाइड मतलब आपने स्ट्रैटा में डिवाइड कर लिया, समूहों में बांट लिया लोगों को, जैसे मेल फीमेल का स्ट्रैटा बना लिया, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग, एक इनकम के अकॉर्डिंग स्ट्रैटा बना लिया, ये सारी चीजें। सिस्टमैटिक, आपने सोचा कि हम हर nth नंबर वाले को सेलेक्ट करेंगे, मतलब हर 10वें पर्सन को मैं पूरी लिस्ट में से सेलेक्ट करूंगी, हर 8वें को सेलेक्ट करूंगी अपने सैंपल के लिए। क्लस्टर सैंपलिंग मतलब
कोई एक देश है और एक देश है, जैसे अपना देश है इंडिया, इसमें आपने कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र चुना, जैसे लखनऊ में भी आपने एक क्षेत्र चुना नॉर्थ वेस्ट जोन लखनऊ का, या फिर दिल्ली चुन लिया तो दिल्ली में आपने चुन लिया साउथ वेस्ट। तो उन क्षेत्र के लोगों को जब आप स्टडी करोगे तो मतलब पॉपुलेशन कैसी होमोजीनियस है ना। जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली वाले कहे जाएंगे, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, भले ही वो अलग अलग कास्ट के हो। तो वैसे ही पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी पर उसके अंदर कैसी होगी, होमोजीनियस। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कैसी पॉपुलेशन होती है, तो हेट्रोजीनियस होती, तो अलग अलग है। और होमोजेनिटी कहाँ देखते हैं, ग्रुप्स के विद इन ग्रुप हेटेरोजेनिटी होती है और वैसे पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, मतलब ठीक है। ये डिफरेंस है क्लस्टर और हेटेरोजीनियस में। बाकी अगर आपको इन डिटेल पढ़ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं सबको अलग अलग मैं वैसे भी डिस्कस करूंगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से आपने जो सैंपल सेलेक्ट करने की कोशिश की वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, आपने अपने उद्देश्य के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी टॉपर्स के बारे में स्टडी करना है तो ये आपकी उद्देश्यात्मक सैम्पलिंग हो गई, क्योंकि फिर आप सारे तो यूनिवर्सिटी के टॉपर नहीं होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, पर्पज, आपको अपना पर्पज आपने सेट कर लिया तो आप उन्हीं के पास जाओगे जो यूनिवर्सिटी के टॉपर है। कोटा रिजर्वेशन के जैसे पहले से ही प्री डिसाइडेड, 60 से 70% वालों को मैं ए ग्रेड दूंगी, 50 से 40% वालों को मैं बी ग्रेड दूंगी और 30 से 40% वालों को मैं सी ग्रेड दूंगी। प्री डिसाइडेड के आधार पर चलते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग चेनिंग जैसी होती है, जैसे आपको किसी ड्रग एडिक्ट को पकड़ना है तो अगर आपने किसी एक को पकड़ लिया तो वो अपने जैसे और लोगों से आपको मिलवा देगा, आप नहीं पकड़ सकते उसको डायरेक्टली। ऐसे बाल श्रम कराना अपराध है तो कोई भी बच्चा ये नहीं बताएगा कि मैं फलानी दुकान पे काम करता हूँ। तो अगर आप उसमें से ही किसी एक बच्चे को चुन लोगे तो उसके जैसे और बच्चों तक वो आपको पहुंचा सकता है, इसलिए इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये आपके थे सैम्पलिंग मेथड्स। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसी विशेषताएं या गुण जिनको आप रिसर्च के दौरान नियंत्रित कर सकते हैं, माप सकते हैं या बदल सकते हैं। Such characteristics which can be measured, changed or manipulated in any research process, उसको हम variables बोलते हैं। variables यानी कि चर बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहले मैंने आपसे बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब निर्भर चर, ये किसी पर निर्भर होते हैं, यानी कि स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि क्या होते हैं, इफेक्ट इन पे पड़ता है, यानी ये इफेक्ट है यानी प्रभाव है। दूसरे अगर हम देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि स्वतंत्र चर, इनका प्रभाव पड़ता है, यानी ये कॉज यानी कि कारण होते हैं, ठीक है। फिर तीसरे टाइप के होते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स इनको हम बोलते हैं मध्यवर्ती चर, मतलब आप आईवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो, उनके बीच के संबंध को क्या करेंगे, प्रभावित कर देंगे। आईवी और डीवी के बीच का जो रिलेशन होता है ना, ये इसको इम्पैक्ट कर देते हैं, उस पर अपना इफेक्ट डाल देते हैं, ये होते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक। उसके बाद में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाहरी चर, यानी कि जो बाहर से होने वाले चर हैं, जिनको आप जानकर स्टडी नहीं करते। जैसे आप कोई बच्चों का एग्जाम ले रहे हो, बाहर से किसी की बारात निकल रही है तो बैंड बाजा बारात, ढोल बज रहा है, तो वो ढोल जो बज रहा है वो बच्चों के लिए क्या है, नॉइज जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का काम करेगा। मतलब ये आईवी और डीवी के बीच के रिलेशनशिप के बीच में आ जाएंगे, लेकिन आप इनको डेलिकेटली मतलब जानबूझकर स्टडी नहीं करते, ठीक है। फिर अगर हम अगले टाइप के वेरिएबल की बात करें तो वो होगा आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। फिफ्थ इज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स।
मतलब ये ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे चर होते हैं जो आईवी और डीवी के बीच में गलत रिश्ता बताने की कोशिश करते हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप को इंटरप्रेट कर देते हैं। आईवी और डीवी के बीच में एक रॉन्ग परसेप्शन या रॉन्ग रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको बताने का ये काम करते हैं। ठीक है, फिर एक होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, मतलब जो निरंतर होते हैं, जैसे जिनको आप पॉइंट में भी मेजर कर सकते हो। हाइट आपकी हो गई, है ना, आपका वेट हो गया, है ना, ये सारी चीजें। और डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको आप होल नंबर्स में ही मेजर करते हो, लाइक नंबर ऑफ रूम्स, है ना, नंबर ऑफ बुक्स। तो ये सारे आपके थे वेरिएबल्स और कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की, मापन के स्तर। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट 4 तरीके की, इसमें स्केल्स आती हैं आपकी। सो द फर्स्ट स्केल इज नॉमिनल, मतलब नामित, मतलब आप नाम के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर चीजों को जब मेजर करते हो तो वो नॉमिनल स्केल होती है। फिर होती है दूसरी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का नाम मतलब आप समझ रहे होंगे, एक के बाद दो, एक के बाद भी, क्रम से जो आती है, यानी क्रमिक होती है, एक क्रमिक। ठीक है, तीसरा है आपका इंटरवल, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद आती है, इसमें कोई भी एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट नहीं होता है। और चौथी आपकी होती है रेशियो स्केल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट किसमें आता है, तो दिस इंक्लूड्स इनटू द लेवल 4 ऑफ मेजरमेंट, दैट इज रेशियो लेवल, यानी कि यहाँ पर रहता है एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पर पहुंचने के बाद किसी भी चीज की सीमा खत्म हो जाती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। मतलब पानी के बॉयल होने का एक हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, या फ्रीज होने का एक निश्चित टेम्परेचर है, उसके ऊपर उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये थी आपकी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज व्हाट, इन हिंदी वी कॉल इट परिकल्पना। मतलब कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन, कोई टेंटेटिव गेस या फिर एक हंच को आप गेस भी कह सकते हो किसी तरीके का, ये एक तरीके का टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। आप परिकल्पनाएं बनाते हो ना, ऐसा हो सकता है, फिर बाद में आप उसको टेस्ट करते हो। ठीक है, टेंटेटिव सॉल्यूशन मैंने बताया, टेंटेटिव नेचर होती है ये, और ये क्या होती है, हंच होता है, एक टाइप का गेस आप कह सकते हो। तो ये आपकी हाइपोथेसिस होती है। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है कि क्या लाइट है ना, जो लाइट ज्यादा होने से क्या होता है, क्या प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो बढ़ता है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाइपोथेसिस हमेशा प्रेजेंट में बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो टाइप्स पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के, कौन से टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, पहला आपकी होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब शून्य परिकल्पना, एज नॉट से इसको लिखते हैं। ऐसी परिकल्पना जिसमें क्या लिखे, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जैसे बनाते हैं ना, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, कोई संबंध नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस ऐसी होती है। फिर इसकी ऑपोजिट होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव, तो बोलते हैं वैकल्पिक। मतलब अगर हम कहेंगे यार देयर इज नो डिफरेंस, तो वहां कहेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट, देयर इज अ डिफरेंस। ये अल्टरनेटिव वैकल्पिक होती है।
ठीक है, मतलब ये आईवी और डीवी के बीच कोई भी रिलेशनशिप की बात नहीं करती है, और ये कहती है कि आईवी और डीवी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, उसकी ये बात करती है। ठीक है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपकी क्या होती है, टू टेल्ड होती है या नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, और ये वन टेल्ड और ये डायरेक्शनल होती है, इसमें एक दिशा होती है ना, दिशात्मक होती है ये, इसलिए। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक होती है ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। मतलब अगर हम ये बात करें, अगर हम ये जानना चाहें कि जो बच्चे अपने एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा सोते हैं, तो 2 घंटा ज्यादा सोते हैं तो उनका पेपर अच्छा होता है, जो 2 घंटा कम सोते हैं उनका पेपर अच्छा नहीं होता है। ये हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई है। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे जिसको हम एग्जाम से एक दिन पहले 2 घंटे एक्स्ट्रा सुलाएंगे और दूसरे को 2 घंटे कम सुलाएंगे, फिर हम देखेंगे उनके स्कोर्स में क्या डिफरेंस आया। तो ये होती है आपकी ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। ठीक, अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। जब आपकी नल हाइपोथेसिस सही होती है और आप नल हाइपोथेसिस को गलत कर देते हो तो टाइप 1 एरर होती है। उसके अपोजिट जब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होती है और फिर भी आप उसको सही कर देते हो तो टाइप 2 एरर होती है। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोलते हैं और इसको बीटा एरर भी बोलते हैं। ठीक, फिर अगर हम आपसे बताएं कि एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या पावर ऑफ टेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट कैसे निकाला जाता है, इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा, है ना। और एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब किस सीमा तक आप अपनी रिसर्च में त्रुटि को बर्दाश्त कर सकते, किस सीमा तक आपकी रिसर्च शुद्ध है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0.05 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% क्या है, ये सही है और 5% इसमें एरर हो सकती है। जैसे 0.01 की बात करें तो ये 99% सही है, 1% इसमें एरर के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बीटा की वैल्यू दे दूं 0.8 और मैं पूछूं पावर ऑफ टेस्ट निकालिए, पी वैल्यू निकालिए, दिस इज कॉल्ड पी वैल्यू, तो ये क्या निकालेंगे आप, 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। ये आपकी हो जाएगी पावर ऑफ टेस्ट। तो अब हम बात करेंगे टूल्स की। टूल क्या होते हैं, देखिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको जिस भी प्रोफार्मा की जरूरत होती है वो होते हैं टूल। और इंस्ट्रूमेंट आप प्योर साइंसेज में यूज करते हैं, सोशल साइंसेज में आप टूल्स का यूज करते हैं। टूल्स में आपके ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मतलब आपने जो क्वेश्चंस पूछा है सारे ही के सारे बच्चे उसका एक आंसर दें। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन में एम्बिगिटी यानी अस्पष्टता हो जिसकी वजह से बच्चे क्या करें, उसका प्रॉपर या एक जैसा आंसर ना दे पाए। दूसरी बात, आपके टूल्स जो होते हैं ना उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि जिस चीज को नापने के लिए वो टूल बनाया गया है वो उसी चीज को नापे। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स, मतलब आपके टूल को दोबारा कभी भी यूज किया जाए तो वो कंसिस्टेंट हो, मतलब रिजल्ट्स जो है, स्कोर्स जो है वो सेम आए। नॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स के आधार पर टूल्स बनाए जाते हैं, कुछ मानक होते हैं, तो टूल्स में कुछ मानक होते हैं। और यूजेबिलिटी, ऐसा टूल हो जिसकी उपयोगिता और प्रैक्टिकेबिलिटी हो, तो ये थे आपके टूल्स। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी यानी वैधता की। मैंने बताया कि जिस चीज को नापने के लिए आपने टूल बनाया है, आपका टूल उसी चीज को नापे। मतलब आपने अगर अपना टूल पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए बनाया है तो वो पर्सनैलिटी को ही मेजर करे, मेंटल हाइजीन को ना मेजर करने लगे। सबसे पहली होती है कंटेंट वैलिडिटी, मतलब किसी ने आपके टूल को
देखा और उसके अंदर की जो सामग्री है वो सामग्री जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड है। पर्सनैलिटी की अगर टूल है तो जो कंटेंट होगा वो पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड होगा। क्राइटेरियन वैलिडिटी एक होती है, वो दो टाइप की होती है, एक तो कंकरेंट होती है और प्रिडिक्टिव होती है। कंकरेंट मतलब अगर पर्सनैलिटी का कोई वैसा ही एक और टूल है तो वो उससे कितना कॉम्पैटिबल है कितना समवर्ती है उस अपने ही लेवल वाले दूसरे टूल से। प्रिडिक्टिव मतलब फ्यूचर के लिए कैसा है आपका ये जो टूल है, उसकी वैलिडिटी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रही है, फ्यूचर के अनुमान लगा पा रही है कि नहीं लगा पा रही है। क्या फ्यूचर में आप इसे नापोगे तो वो सेम चीजें मतलब वैलिड चीजों को मेजर करेगी। फिर एक आती है आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मतलब अब आपने जो टूल बनाया है उसका जो निर्माण किया है उसकी भी वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए, मतलब वो भी वैलिड होना चाहिए। आपका जो कंस्ट्रक्ट है वो भी आपका वैलिड होना चाहिए। तो ये होती है आपकी वैलिडिटी और उसके टाइप्स। अब अगर हम बात कर लें रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, है ना। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता यानी कि कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स, कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। आपके स्कोर्स में जब निरंतरता होती है उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। देखिए पहला टाइप है टेस्ट रीटेस्ट, इसको टेम्पोरल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। मतलब एक ग्रुप था, ठीक है, आपने उसको कोई टेस्ट कराया, फिर ठीक कुछ दिन के बाद में, मान लीजिए 10 दिन के बाद में फिर से आपने उसी ग्रुप से, सेम ग्रुप से टेस्ट कराया, दोनों के रिजल्ट को आपने कंपेयर करके कोरिलेशन निकाल दिया, मतलब कोरिलेशन निकाल दिया, तो जो रिलायबिलिटी आएगी वो आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगी। फिर दूसरा है आपका रिलायबिलिटी इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, इंटर-रेटर, ठीक है, या इंटरनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहले अगर आप देखो स्प्लिट हाफ, मतलब इवन और ऑड नंबर्स में आपने बांट लिया चीजों को और फिर आप रिलायबिलिटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा RTT इक्वल्स टू 2R/1 + R। ये स्पीयरमैन प्रोफेसी मेथड है रिलायबिलिटी निकालने का, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और है जिसका नाम है रूलन रूल, ठीक। इनका क्या है, RTT इक्वल्स टू 1 - सिग्मा D स्क्वायर अपॉन सिग्मा T स्क्वायर। सिग्मा T स्क्वायर वेरिएंस है विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप के बीच का, और T स्क्वायर जो है वो टोटल वेरिएंस है। एक है फ्लैगनेन, ठीक है, इन्होंने भी फॉर्मूला दिया RTT इक्वल्स टू 1 - 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा T स्क्वायर। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, जो है मेथड ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स। मतलब आपने टेस्ट ले लिया, टेस्ट भी लिया, एक ही जैसे दो टेस्ट हैं, एक ही चीज को मेजर करने वाले, उनको आपने कंपेयर करके कोरिलेशन निकाल दिया। अगला है स्कोरर रिलायबिलिटी, या फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर के लिए अगर कोई टूल है तो जो है उसकी रिलायबिलिटी फ्यूचर में कैसी होगी, वो स्कोरिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये थी आपकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल। टूल मैंने बताया किसी भी प्रोफार्मा, जब कोई भी प्रोफार्मा हम बनाते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, तो वो हमारा टूल होता है। वैलिडिटी होती है आपकी कि जिस चीज को मेजर करने के लिए आपने उस टूल को बनाया वो उस चीज को मेजर करे। एंड रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स, आपके जो स्कोर्स है उसमें निरंतरता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो है आपका पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए जब हमारे पास पॉपुलेशन फाइनाइट होती है, मतलब निश्चित या डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, तो हम लगाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। और जब नॉन पैरामीट्रिक कब लगाते हैं, जब इनफाइनाइट होती है, ठीक है।
मतलब एक चावल पका हुआ है तो सारे चावल पके हुए हैं, यहाँ पर ये वाला सीन है। इसके असम्पशन क्या होते हैं, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कोई भी आउटलायर नहीं होना चाहिए, ठीक। मीन एनपीसी पे डेटा लाई करना चाहिए, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे डेटा आपका लाई करना चाहिए। और क्या होता है इसमें आपके जो है स्कोर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके अलावा मीन, मीडियन और मोड जो है एक ही पॉइंट पर होते हैं, सेम पॉइंट पर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अभी मैं बताऊंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, नो सच अजम्पशंस। इसमें आप इंटरवल और रेशियो स्केल का यूज करोगे। इसमें आप क्या करोगे, इसके ऑपोजिट कोई भी हो सकती है वैसे, लेकिन नॉमिनल और ऑर्डिनल। यहां पर आप मीन देखते हो, यहां पर आप मोड देखते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, इसका डोमेन ज्यादा बड़ा होता है पैरामीट्रिक टेस्ट का। इसमें आपको सैंपल भी ज्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें नंबर ऑफ सैंपल बड़ा होता है, इसमें कम होता है सैंपल। इसकी पावर जो होती है टेस्ट की, पावर ऑफ टेस्ट, ये ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। एग्जाम्पल इसका टी टेस्ट, ठीक है, एफ टेस्ट यानी एनोवा। इसके अलावा आपका यहाँ पर देख लीजिए स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, मैन विटने और पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट, यहाँ पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट ये यहाँ पर आएगा। तो ये होते हैं आपकी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जो सारे अजम्पशंस इसके होते हैं वो इसमें कुछ भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो आज तो हमें आपको यही सब बताना था रिसर्च के बारे में। ये हमारी रिसर्च ही मैराथन है। अगर इसमें कुछ भी छूट गया होगा तो मैं इंडिविजुअली जो टॉपिक कवर करूँगी आप उससे वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिसर्च के जो टाइप्स हैं वो इन डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। रिसर्च की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसमें कुछ भी बचा हो सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसको भी कवर कर लूँगी। बाकी आपके पास इन डिटेल वीडियोस भी आते रहेंगे और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और भी मैराथन्स आपके पास आती रहेंगी। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। एक बार ये सारे मैराथन कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका जो लेवल है वो यहाँ से और यहाँ हो जाए, और अगर यहाँ है तो और ज़्यादा ऊपर हो जाए। तो बस आज मुझे यही बताना था आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।